हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मद निषेध से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट कर दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वही लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ही लेकर आता हूं। जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मैं चाहता हूं कि उसके रूबरू उसके इर्द गिर्द के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारा चीज़ मैं आपको दे सकूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनके तक ये वीडियो पहुँच जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नोटिफिकेशन और नए नए क्वेश्चंस को देखने के लिए। आइए क्लास को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है? किसको सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार भी दिया गया है और 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और 19, यानी कि 15, 16, 19 ये तीन है जो कि अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होता है, मूल अधिकारों को भारत में प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ वही बताने का आपको प्रयास करता हूँ। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ध्यान रखिएगा, अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, तो आपका आंसर निकल लेते 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। पॉलिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग आपको पॉलिटी से ही आपको 5-6 क्वेश्चन मिल सकते हैं और ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का, ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वो क्या होता है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक क्या होता है, उच्च न्यायालय या न्यायालयों की अधिवक्ता रहा हो, वही राज्य में कम से कम क्या हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद को नियुक्ति में पात्र हो सकता है या उसका पदभार ले सकता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर 2 माह आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में प्रथम बार लोकसभा के विरुद्ध क्या हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पहली बार। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, यानी कि उसमें लागू किया गया है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37, यानी कि ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। इसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस हम लोगों को कवर करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये गारंटी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हर तरह से क्वेश्चंस को देख कर अगर आप जाइएगा तो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। चलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा, चलिया समिति का गठन आपको 1991 में किया गया सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध को उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है तो भूरी क्रांति। किससे? भूरी क्रांति हमारा सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, किस प्रकार से जाना जाता है? तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर हॉट मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉट मनी हो जाएगा। कहने के मतलब है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, उसे हॉट मनी कहते हैं। अगला, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP जिसको कहते हैं अनुमोदित करता है किस प्रकार से? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के गठित करके। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये आपको सही नहीं है, बाकी सब एकदम से सही हो जाता है। प्रश्न अगला, दांडी मार्च की समिति किस तिथि को हुई थी? ध्यान रखिएगा, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अब 6 अप्रैल 1930 को ये आपका सही हो जाएगा। नॉर्मली पूछता है दांडी मार्च यात्रा कब प्रारंभ या कब समाप्त की गई थी, या कब हुआ था, तो डायरेक्टली सिर्फ ये भी डेट दिया जाता है कि 1930 में, 31 में या 28 में या 22 में या 20 में, इस प्रकार से। इसके रिगार्डिंग आपको गांधी से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि गांधी जी से जीवनी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल उनके जन्म स्थान भी पूछा जा सकता है। और नए वाले क्वेश्चन के अनुसार असहयोग आंदोलन किन कारणों से हुआ, इस प्रकार से समन्वय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ से दांडी मार्च यात्रा शुरू किया था, ऐसे भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहना है। जो भी टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक को ध्यान से आपको पढ़ते चलना है। मैं आप टॉपिक कहीं लिख लीजिएगा कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है और इस टॉपिक को आपको देख लेना है। यही रिगार्डिंग यही पढ़ने का असली तरीका होता है। आइए, गांधी के जीवन काल में घाटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कह रहा है का मतलब है कि कौन सा सही नहीं है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। ठीक है,
तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए चौरी चौरी घटना आपको 1922 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और साथ ही पुनः समझौता आपको 1932 में, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। लेकिन ये जो डेट है ये गलत हो जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 23 मार्च होगा कि कितना डेट होगा। कुछ आपके लिए भी छोड़ता हूँ ताकि आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, और जो पढ़ रहे हैं तो कुछ तो आप लिखते रहिएगा तो ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो 1829 के नियम के अनुसार सत्रहवा द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो आपका आंसर हो जाता है लॉर्ड एलिंगन प्रथम के द्वारा। लॉर्ड एलिंगन प्रथम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, त्रिपक्षीय सम्मेलन की बात की जा रही है और ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम प्रीव्यू से। तो पल्लव वंश, आपको ऐसे पुराने क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर पर किस दिशा में रखे मिले हैं, यानी कि कौन से दिशा में उनके शव रखे गए थे, ये चीज़ आपसे मेंशन किया गया था। तो उत्तर दिशा हमारा सही हो जाता है। ऐसे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कारण ये है कि आपको पुराने क्वेश्चंस को अब खोल कर पूछा जा रहा है, पहले की जैसा नहीं है कि नए क्वेश्चन को सीधे उठा के धर दिया जा रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन हार्ड हो गया है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? ध्यान रखिएगा 2 संप्रदायों में, तो चतुर्थ हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, तो आपका आंसर हो जाता है रिज्जू पालिका। क्या हो जाएगा? रिज्जू पालिका हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आपको 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है मखलीपुत्र। क्या हो जाता है? मखलीपुत्र हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है शाहजहाँ। क्या हो जाता है भाई साहब? शाहजहाँ हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब कौन था? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आचरण अधिकारी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने अर्ज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, सैन्य विभाग हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसे प्रश्न एक पक्का ही पूछा जाता है क्वेश्चन को लटपटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, तो आपका अकबर आपका बिल्कुल सत्य हो जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है, या 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं उसको मिलान करने के लिए, जैसे मैंने कल ही क्वेश्चन दिए थे उस प्रकार से भी। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है, इसको मिलान करना है, जो कि सही नहीं है। तो कुंडन कुल्लन का किस राज्य में है? ये आपको बिल्कुल गलत है, ये कर्नाटक में नहीं है, और ननौरा उत्तर प्रदेश से, काकापाड़ा गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र अंदर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अर्थस्वी समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ये चीज़ आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाता है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, यानी कि एक प्रकार का अच्छा ईंधन नहीं है, ये चीज़ आपसे मेंशन किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ईंधन का ऊष्मीय मान ऊंचा होता है। बिल्कुल सही यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, ये चीज़ें यहाँ पे गलत कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? नहीं पूछा है तो भाई साहब हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, मैंने सारा क्वेश्चन आपको लेने का प्रयास किया है, और हर एक तरह से क्वेश्चन को रूबरू करने का मैंने भी कोशिश किया है, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा पाए, और आपको क्या करना है उस चीज़ को आप देख पाएँ। ठीक है, हाँ, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये विटामिन के क्वेश्चन को आपको देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, जैसे B7 B12 E और K किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हो जाएगा, इसको मिलान कर लेते हैं। ठीक है, आइए, विटामिन C की कमी से क्या होता है? बालों का झड़ना हो जाता है। बहुत ही सही है, लेकिन विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है?
प्राणाशी अरक्ता होता है। क्या था? प्राणाशी अरक्ता होता है। ई की कमी से क्या हो जाता है भाई साहब? तो ई की कमी से आपको भांजापन हो जाता है। बचा विटामिन के, तो आपको पता ही है कि रक्त के थक्का जमने का कारण हो जाता है। जहाँ भी विटामिन के मिलेगा सबसे पहले इसको मिलान कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आसान कर देता है। दूसरा बात है यहाँ पे कि विटामिन ई की कमी से बांझपन उत्पन्न करता है। ये चीज़ आपको मेंशन हो जाता है। 2 ऑप्शन जैसे ही मिलेंगे आपको सारा ऑप्शन ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो एक ही 2 होते हैं, बाकी सारे तो मैच कर ही जाते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर गैलेक्टिक इकाई कहते हैं। ठीक है, गैलेक्टिक इकाई कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में क्या होता है? बहुत कम होता है। वर्णतः हमारा बिल्कुल कथन सत्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो निम्न में से ये ऑक्सीजन का वहन करता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन ले आता है ब्लड के सर्कुलर की वजह से, और यह हीमोग्लोबिन रक्त लाल करता है। ये चीज़ें अभी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। भाई साहब, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल आपको जीव द्रव के अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो आपका जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे आपका बिल्कुल कथन सत्य हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक संबंधित मिलान से संबंधित दिया गया है कि यहाँ पे किस प्रकार से कौन सा मिलान करना है, ये चीज़ें भी आपसे मेंशन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा प्रतिरोध किसका होता है, यानी कि वाट होता है, न्यूटन या एम्पियर होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ऐसा ही मात्रक। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं डायरेक्टली। चलिए तो इसको मिलान कर लेते, दिया गया तो मिलान करना बनता है। तो प्रतिरोध डायरेक्टली आपको पता है कि ओम का होता है। विद्युत प्रवाह किसका हो जाता है? तो एम्पियर का हो जाता है। बल याद रखिएगा, बल जब भी पूछेगा तो आपको न्यूटन याद रखना है, और पावर वाट आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा हो जाता है? धातु से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको लिथियम हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे हल्का धातु तो लिथियम कहिएगा, सबसे भारी तो आपको ऑस्मियम कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन सबसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हर एक तरह से रूबरू होगा। आप सब तरह देखे रहिएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। एग्जाम देते समय आपको हर एक चीज़ याद होना चाहिए, तो प्रैक्टिस ही आपका एक मेन जरिया होता है। मैं जल्द ही आपको लाइव लेकर आऊँगा। लाइव से संबंधित आपको डायरेक्टली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आप जूम के माध्यम से जैसे ही मैं आपको फॉलो करूँगा, उस माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है मेरा, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। कौन सा होते हैं? लोचदार गुण होते हैं। ये चीज़ें आपसे मेंशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? तो तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। कौन सा तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी ये संगम में स्थित है। संगम में स्थित है, कौन से किस संगम में स्थित है? भागीरथी नदी अलकनंदा से निकलती है। ये तो बिल्कुल कथन सही है। ये तो बाकी अलकनंदा उसी को मेंशन कर दिया गया है, मंदाकिनी, और उसी को इधर उधर कर दिया है। ठीक है, बाकी एक ही ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो आपका आंसर हो मध्य प्रदेश हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है, फिर से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या हो जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, एक चीज़ पूछने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर स्थित रोहिला राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा तो अगुलहास हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न फिर से कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। ठीक है, बहुत सुंदर। एक चीज़ और है भाई साहब। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। आइए,
क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसलिए रखा गया है कि 3 ऑप्शन याद रहते हैं और ये तीनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाता है, गिब्सन दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल गलत है, जो कि गलत पूछा गया भाई। आटाकामा चिली और थार भारत में स्थित है और टाकलम मकान में स्थित हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने किया, एक चीज़ और ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको दे दूंगा आपको, इसको पढ़ लेना है। कुछ और मेंशन मैं करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही आपको योग दर्शन याद रखिएगा। योग दर्शन से संबंधित आपको जैसे कि योग का प्रवर्तक कौन है तो पतंजलि हो जाते हैं, न्याय का गौतम हो जाते हैं, सांख्य का कपिल हो जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो भी आएंगे उसे याद करते चलिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करना ना भूलिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारे साथ क्लास को रोजाना करते रहेगा। मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड वसलक, जय हिंद सभी साथियों को।